तो सर बेसिकली आज का वीडियो हमने यंगस्टर्स को फोकस करके बनाया है, क्योंकि हम्म। आजकल क्या है, जब यंगस्टर्स नए नए जॉब पे लगते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम दे आर हैविंग देयर ओन मनी इन देयर हैंड। राइट। तो हाउ टू मैनेज दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं कुछ कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो ये कहते हैं कि मंथ एंड तक आते आते तो उनकी सैलरी खत्म हो जाती है एंड दे आर अर्निंग लाइक 1 लाख अ मंथ, कि मंथ एंड तक राइट। तो उनको क्रेडिट कार्ड पे रिलाई करना पड़ता है। सो लाइक राइट। आपसे आपसे अच्छा कोई नहीं होगा जो ये बता पाए कि मतलब उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए ताकि दे कैन मैनेज देयर मनी वेल और दे कैन सिक्योर हम्म। देयर फ्यूचर। राइट। राइट। देखिए मुक्ता जी, बहुत बहुत सिंपल सा सवाल मैं पूछता हूँ, है ना। कल्पना करें कि आप एक बंदर की बात समझ सकती हैं, या एक बंदर आपकी बात समझ सकता है, मतलब यू कैन कम्युनिकेट, है ना, आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उस बंदर के हाथ में एक केला है, एक बनाना है ना। और आप कहती हैं कि ये बनाना आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको कल दो दूंगी। I'll give you double the reward, है ना। हम्म। गिव मी वन बनाना टुडे, मैं आपको कल इसके एवज में इसको बढ़ा के दो बनाना, विल रिटर्न यू बैक। हम्म। तो क्या वो आपकी बात मानेगा? नहीं, नहीं आज मानेगा। मिल रहा है ना उसको बनाना, तो आई थिंक वो आज ही एग्जैक्टली। खाना पसंद करेगा। एग्जैक्टली। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनने वाले लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे, पर उन्होंने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा होगा, उन्होंने और भी एक्सपर्ट्स को पढ़ा होगा, जो ये कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे। आज से मिलियंस इन ईयर एगो हम लोग भी बंदर ही थे, वी वर एप्स। और एप से हम धीरे धीरे ह्यूमंस बने। हम करोड़ों सालों से, लाखों सालों से जंगलों में रहते आए हैं। और जो जंगल में व्यक्ति रहता है, उसको काल बोध नहीं होता है, उसको टाइम का बोध नहीं होता है, वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। बंदर के हाथ में एक केला है, वो आपको कभी नहीं देगा कि मुझे कल दो मिलेंगे। तो हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कमाना, पैसा बचाना, ये तो केवल 2000 साल पुराना है मुक्ता जी। मैं तो लाखों करोड़ों साल की बात कर रहा हूं। हमने प्रेजेंट में ही रहना सीखा है, हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। जो जितना फ्यूचर सोचता है, जो जितना लंबा सोचता है, वो उतना धनी होता है। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति पे जिंदा रहता है, बैगिंग करता है, उसको अगर सुबह का खाना मिल जाए तो फिर वो दोपहर की चिंता नहीं करता है, वो उसको उस वक्त के खाने की चिंता है। जो मजदूर रोजाना कमाता है, वो रोजाना के दिहाड़ी की चिंता करता है। जो व्यक्ति नौकरी करता है, वो एक महीने के पगार की चिंता करता है, वो पगार का इंतजार करता है। जो एक छोटा व्यापारी होता है, वो साल भर में अपना रिटर्न भरता है, बही खाते की दिवाली में बही खाता बदलता है और उसकी चिंता करता है। लेकिन एक जो सबसे धनी व्यक्ति उद्योगपति होता है, जो एक उद्योग की स्थापना करता है, कभी आपने गौर किया है, फैक्ट्री डालने से लेके पहला मुनाफा आने में 5 10 15 साल लगते हैं। वो अपनी जेब से पहले पैसा लगाता है, ये सोच के कि 10 साल के बाद मुझे मुनाफा आएगा। तो जो व्यक्ति जितना धनी होता है, आप देखिए, वो उतना दूर दृष्टि रखता है, वो उतना लंबा इंतजार करता है, वो उतना दूर देखता है। तो एक बुनियादी तकलीफ है इंसान के साथ में, कि जब वर्तमान और कल में झगड़ा होता है तो उसको वर्तमान अच्छा लगता है। इस झगड़े को मैं बहुत सहज कर देता हूं। हमारे जीवन की दो ही चुनौती है, ज्यादा या जल्दी। अगर आप अपने बच्चे से जो 5 साल का है पूछेंगी, बेटा चॉकलेट कैसी लगती है, तो वो कहेगी, माँ मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। फिर आप कहेंगे, अच्छा अगर को अभी खानी है तो दो मिलेगी, कल खानी है तो तीन मिलेगी, वो क्या लेगा? अभी। अभी। तो जल्दी, जल्दी हमेशा ज्यादा से अच्छा लगता है। अच्छा, आप उसको कहेंगे कि दोनों ही चॉकलेट कल मिलेंगी, दो चाहिए कि तीन, तो वो क्या बोलेगा? कल तो 3। देखा आपने, समय को निकाल दीजिए, तब इंसान को ज्यादा चाहिए, समय को ले आइए तो इंसान को अभी चाहिए। राइट। बस यही एक द्वंद्व है जो मन में चलता है। जिसने इस द्वंद्व पे विजय पाई है, वही पैसा बचाता है, क्योंकि वो जानता है कि कल आएगा। हमने क्या सीखा है कि कल नहीं आता है। एक बंदर आपको बनाना क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता कि कल आएगा। पर इंसान को सोचना पड़ेगा कि कल आएगा। आप वृद्ध भी होंगे, आप कमजोर भी होंगे, आप रिटायर भी होंगे, आपकी आमदनी कम भी हो सकती है। वो सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी, ये सहज नहीं आती हैं, सोचनी पड़ती हैं। इसलिए ये मुश्किल आती है, जो आपने पूछा कि वो क्यों नहीं बचा पाते हैं पैसा और क्यों वर्तमान में जीते हैं। तो सर क्या है, आजकल ना सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है।
मतलब और आप किसी भी राइट। फील्ड में ले, मेडिकल, लीगली, फाइनेंशियली, अभी आप देखते हैं राइट। कि एक इन्फ्लुएंसर आता है, वो बोलता है भाई ये 3-4 स्कीम अच्छी है, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़े टाइम में एक दूसरा ही बंदा उसको क्रिटिसाइज करके चला जाता है। यानी राइट। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि अगर आप कोई सोचे भी कि इन्वेस्ट करना है तो हमें समझ में नहीं हम्म। आता, बिकॉज आई थिंक वी लैक द नॉलेज टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन करेक्टली। वी हम्म। डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। इन्फॉर्मेशन तो बहुत आ रही है, तो इसको कैसे हैंडल करें? आसानी से कर सकते हैं। इसका अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं ट्रू लाइज, है ना। एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ जिसमें सब कुछ झूठ है, एक हम्म। होता है सच्चा झूठ। सच्चा झूठ का मतलब है किसी के लिए वो सच होता है, किसी के लिए झूठ होता है। मैं एक बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं, आपको यकीन नहीं होगा। इजिन फार्मा को फादर ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग माना जाता है। रॉबर्ट शिलर एक्टिव मैनेजमेंट के हिमायती हैं। दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला, और दोनों को ही नोबेल प्राइज नोबेल कमिटी ने एक ही दिन दिया। ये गौर करने वाली बात है। दोनों को एक ही दिन नोबेल प्राइज दिया। मुझे तारीख याद है, कभी नहीं भूलूंगा इस तारीख को, 11 अक्टूबर 2013। आप जानते हैं नोबेल कमिटी ने इजिन फार्मा को क्यों इनाम दिया, क्यों नोबेल प्राइज दिया? क्योंकि उन्होंने अपने शोध में साबित किया कि लॉन्ग टर्म में आप बाजार से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते, आप बाजार को हरा नहीं सकते हैं। इसीलिए तो पैसिव इन्वेस्टिंग उसके बाद शुरू हुई। उसी दिन नोबेल कमिटी ने रॉबर्ट शिलर को भी प्राइज दिया, नोबेल प्राइज दिया। आप जानते हैं उन्होंने क्या शोध किया? कि बाजार इरेशनल होता है, इंसान इरेशनल होता है, इमोशनल होता है। अगर वो अपनी भावनाओं पे काबू कर सके तो उस मोमेंट में जब बाजार इरेशनल होता है, अगर वो बाजार में निवेश करेगा तो वो बाजार को हरा सकता है। देखिए दोनों उल्टी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। दोनों विपरीत बात कर रहे हैं, और दोनों को नोबेल प्राइज मिल रहा है। तो मुझे बताइए कौन सच है? तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये आपको समझना है। समय स्थान स्थिति के अनुसार तय होता है कि सही क्या और गलत क्या है। कोई अपने आप में अमूर्त रूप से सही नहीं है, कोई अपने आप में गलत नहीं है। गालिब को शराब पीने का शौक था, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। एक दिन शराब की बोतल लेकर मस्जिद में पहुंच गए। इच्छा हुई, मस्जिद में बैठे बैठे बोतल निकाल दी और पीने लगे। मौलवी नाराज हो गए। कैसे कमबख्त व्यक्ति हो जो खुदा के घर में, ईश्वर के घर में बैठ के दारू पीते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ईश्वर के घर में आके तुम शराब पीते हो, बाहर निकलो यहां से। तो गालिब ने एक बड़ा मासूम सा सवाल पूछा, आपकी बात सही है, मुझे ईश्वर के घर में, खुदा के घर में शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं शराब पीना चाहता हूं, मुझे ऐसी जगह तो बताओ जहां ईश्वर नहीं है। तो मौलवी के पास कोई जवाब नहीं था। तो आप देख रहे हैं कौन सही है। एक दूसरे शायर हैं मोहम्मद इकबाल, वो बहुत ही कट्टर धार्मिक रूप के व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की पहली बार आवाज उठाई। उन्होंने गालिब को बहुत सैकड़ों 100 साल के बाद में जवाब दिया कि तो को शराब पीनी है तो उसके घर में जा जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक है। नास्तिक के घर में जा, नास्तिक के दिल में जा, वहां पर बैठ के शराब पी, क्योंकि वहां ईश्वर नहीं है। ये इकबाल का जवाब था। तो इकबाल के जवाब को एक तीसरे शायर ने जवाब दिया, इसका नाम है फराज है। वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि नास्तिक के घर में भी ईश्वर है, सिर्फ वो नहीं जानता है। वो ये मानता है कि ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर वहां पर भी है। तो मुझे बताइए कौन सही है? आपको सबकी बातें सही लगेंगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, बिन गुरु के मुक्ति नहीं, गुरु गोविंद का दो खड़े काके लागू पाए। ये एक ऐसा सफर है मुक्ता जी, जहां पर आपको एक वित्तीय सलाहकार को तलाश तो करना ही होगा, नहीं तो आप खो जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान इंटरनेट जो कर रहा है ना मुक्ता जी, आप जानते हैं कि इसमें कर रहा है? मेडिकल में, इलाज में। लोग यूट्यूब से इलाज कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, वो डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी हानि हमारी इंटरनेट और सोशल मीडिया से ये हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है। और बहुधा जो आपके मन की बात करता है ना, वो सही लगता है। एक डॉक्टर अगर आपको कहेगा कि आपकी बीमारी ऐसी है कि ये ठीक नहीं हो सकती है, हमें इसको मैनेज करना होगा, हम कोशिश करेंगे कि बीमारी और नहीं बिगड़े। एक दूसरा डॉक्टर है जो ईमानदार नहीं, इसको आप क्वैक बोलते हैं, वो आपसे ये कहता है कि मैं आपकी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा। आप बताइए आप किस पे विश्वास करेंगे? जो वही झूठ जो बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है। क्योंकि वो आपके मन की बात कर रहा है। एग्जैक्टली, वो हाँ। कह रहा है कि मैं आपकी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा, आपको हितैषी नजर आता है। तो इंटरनेट में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैं आपको 7 दिन में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, जो आपसे कहेंगे कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा बनाएंगे कि आपको नुकसान कभी होगा ही नहीं, जो आपको ये कहेंगे कि आप 15% रिटर्न कमाएंगे तो कमाएंगे। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे,
पर आपको सावधान रहना होगा। आपका सवाल सबसे जरूरी सवाल है, पर यह आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ हर बात सच नजर आएगी और यहाँ हर बात झूठ है। इजीन फार्मा, रॉबर्ट शिलर से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो नोबेल कमेटी ने क्या किया, अपने सर पर नहीं लिया, उन्होंने दोनों को इनाम दिया, आप पर छोड़ दिया कि आप तय करें कि आपके लिए क्या सही है। आप जानते हैं कि सेबी कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को अप्रूव नहीं करती है। वो अपने क्या लिखती है कि ना तो हमने इस स्कीम को अप्रूव किया है ना डिसअप्रूव किया है। सेबी खामोश रहती है, वो रेगुलेटर है, वो खामोश हम्म, रहती है। वो सिर्फ ये कहती है म्यूचुअल फंड से कि आपको सारे डिस्क्लोजर्स करने हैं, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको अपना किस तरह से स्कीम को संभालेंगे ये लोगों को बताना है। तो तमाम डिस्क्लोजर्स के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑफर रखने के बाद सेबी कहती है अब हम संतुष्ट हैं कि आपने सारी चीजें खोल के बता दी हैं, पर हम इसको अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करेंगे। ये तय करना तो एडवाइजर का काम है, इन्वेस्टर का काम है। तो मैं फिर आपके इस सवाल से बहुत खुश हूं, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। सावधान रहना होगा इस सोशल मीडिया के जमाने में, और आपको तय करना होगा कि आपके हित में क्या है। बात तो हर सच नजर आएगी, और जो आपके मन की करेगा वो ज्यादा सच नजर आएगी। सर आप सही कह रहे थे कि आजकल सोशल मीडिया खोलो तो इतने सारे वीडियोस मिल जाते हैं जो इतनी जल्दी अमीर बनना सिखा रहे हैं और ट्रेडिंग के तरीके राइट। बता रहे हैं, जबकि आई थिंक ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। आप एकदम राइट। 4 क्लासेस में किसी को ये नहीं सिखा सकते कि क्या कैसे ट्रेड करो और कैसे पैसा कमाओ। तो स्टॉक मार्केट तो मैं बहुत ऐसा। सावधान करूंगा, मैं बहुत सावधान करूंगा मुक्ता जी, आसानी से नहीं आती है। लक्ष्मी हर घर नहीं जाती है, इतना आसान नहीं है। लक्ष्मी जल्दी भी नहीं आती है। जब तक नारायण को नहीं साधेंगे, मतलब जब तक आप सही सच्चे ज्ञान को नहीं साधेंगे, लक्ष्मी नहीं आएगी। बहुत मुश्किल। आपको लगता है जल्दी आ जाए, मैंने कहा ना जल्दी और ज्यादा का झगड़ा है। हम्म, ज्यादा से भी आपको पहले जल्दी चाहिए। तो आपको वो लोग सुनने में अच्छे लगेंगे जो यूट्यूब पे आपको कहेंगे कि हम आपको जल्दी पैसा बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल। बड़ी बहुत बड़ी दुविधा है और इस पे सावधान रहना होगा। तो सर आजकल यंगस्टर ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से वाकई पैसा बनता है क्या, मतलब स्टॉक मार्केट है क्या जिससे आप ऐसा पैसा कमा लेते हो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, बेनतहा पैसा बनता है। पर यहां पर मैं वॉरेन बफेट का एक बात को याद करूंगा, उनसे कहूंगा, उनसे किसी ने पूछा कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा क्यों नहीं बनाते हैं। आपने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें सेबी ने कहा कि 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं और डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, वो लॉस वहन करते हैं, दे इंकर लॉसेस। अभी 2 महीने पहले की हम्म। सेबी की रिपोर्ट। तो किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा, बहुत साल पुरानी बात है, कि ज्यादातर जब इतना पैसा स्टॉक मार्केट में बनता है, बेनतहा दौलत बनती है, तो फिर ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनाते। उनका जवाब जबरदस्त जवाब है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, सीधा सटीक मेरे दिल में उतरता है। वो कहते हैं क्योंकि सब लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, धीरे धीरे कोई बनना नहीं चाहता। नोबडी वॉन्ट्स टू ग्रो रिच स्लोली। अगर आप धैर्य रखते हैं, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव है, आपको यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। जब तक यात्रा पूरी नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। किसी को तपेदिक हो गया, टीबी से कितने लोग मरते थे 50 साल पहले। क्यों मरते थे? क्योंकि इलाज नहीं था। फिर उसका इलाज आया, जब उसका इलाज आया तो 2 साल तक दवाई खानी पड़ती थी। आप जानते हैं लोगों ने गलतियां क्या की। दवाई शुरू करते ही 1 महीने में सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, आपको लगता है तंदुरुस्त हो गए हैं, और उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया क्योंकि वो ठीक हो गए थे। मैं दवाई क्यों खरीदूं, दवाई का साइड इफेक्ट है, दवाई में पैसा खर्च होता है। 1-2 महीने दवाई खाई और दवाई छोड़ दिया, और उनको जब तपेदिक वापस होता है तो उसका इलाज ही नहीं होता था, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। तो आपने कोर्स पूरा नहीं किया। हम्म, तो बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं तो आप कोर्स पूरा नहीं करते, यू डोंट स्टे इन्वेस्टेड। यहां पैसा बनने के लिए आपको समय देना होगा। और जो व्यक्ति समय देता है, सही तरह से पोर्टफोलियो का संतुलन करता है, एसेट एलोकेशन करता है, ये हर एक शब्द पे हम बात कर सकते हैं पर विस्तार से नहीं कर पाएंगे, फिर कभी आप मौका देंगे जब करेंगे। ये तमाम आप काम करेंगे तब जाके यहाँ पैसा बनता है, और हर एक का पैसा बनता है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं मुक्ता जी, आप कीजिएगा। चलिए मैं आपको न्योता देता हूं कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि आज से 25 साल पहले जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम आई थी, उन सब में उतार चढ़ाव आया है, सबने पैसा बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया है सर। 100 गुना पैसा बनाया है। बिल्कुल। लेकिन वक्त दुख की दीजिए। बात यह है कि हर कोई का पैसा 100 गुना नहीं हुआ। एग्जैक्टली। हाँ। और दुख की बात है कि लोग ये बात नहीं, मामूली सी बात नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो आपको सही कह रहा है वो धीमे चलने को कह रहा है, और जो झूठ कह रहा है वो तेज गति का लालच दिखा रहा है। यहाँ दिक्कत क्या है मुक्ता जी, यहाँ सभी रुपए के 100 तुरंत बनाना चाहते हैं। कोई धीमे धीमे रुपए के 2 रुपए बना के आगे नहीं बढ़ना चाहता है। आपको तुरंत रुपए के 100 चाहिए, एकदम से अमीर बनना है, इसलिए नाकामयाब होते हैं।
तो सर स्टॉक मार्केट में कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, मतलब क्या तरीके हैं एंट्री लेने देखिए, के? स्टॉक एंट्री लेने का एक सबसे आसान तरीका तो मैं अगर आपको बताऊं कि आप जीवन में जब भी कुछ काम करते हैं, हम माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं, दुनिया में आके ही सारे काम सीखते हैं। हर एक को अभिमन्यु बनने का मौका नहीं मिलता है। तो आपको पहली बात तो यह है कि बिना आपको गुरु और बिना सलाह, गुरु का मतलब नॉट टीचर इन सेंस, आपको एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड चाहिए जो उम्र भर आपके साथ जुड़ा रहे, जो इस यहाँ पर इस फील्ड की एक्सपर्ट हो। उसको ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना है। निवेश करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। एक बात सदैव याद रखें जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं कि यहाँ पैसा बनता है, लेकिन निवेश करने के बाद बाजार गिर भी सकता है, और बाजार कभी भी गिर सकता है। बाजार आपको कभी भी सावधान करके नहीं गिरेगा। तो जब आप सड़क पे चलते हैं, कार लेके घर से निकलते हैं, तो आप कहीं पहुंचने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आपके माँ बाप आपको घर से निकलते वक्त क्या कहते हैं? सावधानी से गाड़ी चलाना, क्योंकि उसी वक्त आप ये भी मान रहे हैं कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो वो दुर्घटना ना हो इसके लिए आप कार चलाना सीखते हैं, वो दुर्घटना ना हो इसके लिए आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो दुर्घटना ना हो उसके लिए आप सावधान रहते हैं, और वो दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो ये तमाम बातें आपको निवेश में भी करनी है। तो निवेश ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाएगा। स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स कि किस तरह से वो स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, मैं यही निवेदन करूंगा कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो सीधे स्टॉक मार्केट में ना आए, पहले वो म्यूचुअल फंड्स में आए। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है। किसी और दिन इस पे विस्तार से वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी, मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया भर में 99% लोग लॉन्ग टर्म में जितना म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं उतना डायरेक्ट स्टॉक खरीद के नहीं कमा सकते। म्यूचुअल फंड की जो संरचना है वो ऐसी संरचना है, ऐसा स्ट्रक्चर है कि लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कभी भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे ही नहीं सकती है, दे ही नहीं सकती। राइट। तो पर उनको सर म्यूचुअल हमारा फंड के थॉट बारे में प्रोसेस कुछ ऐसा था कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ज्यादा दे देती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। बिल्कुल ऐसा, ये एक मिथ है। और हाँ। ये मिथ है क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार में आपको उतार चढ़ाव ज्यादा दिखते हैं। हम्म। आपका जो पिछला वीडियो था ध्यान से उसमें देखिए, हमने क्या बात की थी कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में 25%, 30%, 50% की गिरावट आई है। आपने देखा कितनी कम गिरावट म्यूचुअल फंड में थी, हमने हाँ। विस्तार से उसके बारे में बात की थी। तो ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है मुक्ता जी, जहां कहते हैं कि पैसा सड़क पे बिखरा है, पर उस बिखरे हुए पैसे को देखने की दृष्टि चाहिए। दृष्टि एक बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी में। देख सकने की क्षमता को दृष्टि नहीं कहते हैं। दृष्टि उसके पास भी होती है जिसके पास आंखें नहीं होती है। तो आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए कि सड़क पे बिखरा पैसा आपको दिख सके। राइट। वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा बनता है वो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में नहीं बनता। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर सकता है, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश करके कुछ संपत्ति बनाई है, पर ऐसे चंद लोग ही हैं जिनके आप नाम जानते हैं। पर क्या हर कोई वो बन सकता है? एक बात बताइए मुक्ता जी, क्या इंसान एवरेस्ट पे चढ़ सकता है? बिल्कुल चढ़ सकता है। हाँ। आज तक एवरेस्ट पर 6,000 लोग चढ़े हैं। एडमंड हिलेरी पहले थे जो एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की थी। लेकिन दुनिया में आबादी कितनी आप जानते हैं? 800 बिलियन, 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, जिसमें से केवल 6,000 लोग चढ़ पाए हैं। इंसान चढ़ सकता है, पर क्या आप और मैं चढ़ सकते हैं? तो वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट में पैसा इतना बना लिया, तो क्या आप भी बना सकते हैं? जी हाँ, आप बना सकते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं। यस, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? पर बन के दिखाइए। क्या सभी बन के दिखा सकते हैं? तो डायरेक्ट स्टॉक में सभी पैसा नहीं कमा सकते हैं, पर धैर्य से इन्वेस्ट करें, वित्तीय सलाहकार की मदद लें, तो म्यूचुअल फंड में सभी पैसा बना सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं आपको, अभी दी थी मैंने चुनौती, एक वीडियो बनाई है। 25 साल पहले जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम आई थी सबने पैसा बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? तो मैं आपको वो चीज चाहिए जो कोई कोई कर सकता है, या वो चीज चाहिए जो हर कोई कर सकता है? राइट। हर कोई। तो फिर मैं कहता हूं, निसंकोच कहता हूं, पूरी ईमानदारी से कहता हूं, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से ज्यादा डायरेक्ट स्टॉक्स में आप पैसा नहीं बना सकते, संभव ही नहीं। पर सर ये रिस्की होते हैं। बिल्कुल, रिस्क तो कौन सी चीज में नहीं है। माँ की कोख में जब भ्रूण पड़ता है उस दिन से रिस्क शुरू हो जाती है। हम्म। वो बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ है वो 9 महीने किस तरह से निकालता है, वो भी रिस्क से भरा हुआ है। एक दिन जीवन में ऐसा नहीं है जब रिस्क ना हो। मेरा बच्चा 3 साल का हुआ, बहुत विस्तार से इस पे वीडियो बनाने की मेरी इच्छा करती है, आगे जाके हम कभी बनाएंगे। वो 3 साल तक मेरे घर में रहा, मेरे ध्यान से देखता था कि मेरी पत्नी उसका कितना ध्यान रखती थी। क्यों ध्यान रखती थी? क्योंकि वो उसको दुनिया में सबसे प्यारा था, और वो अभोग था, छोटा था।
उसको देख के मेरी पत्नी को डर लगता था कि इसको कोई भी आसानी से हानि पहुंचा सकता है, ये गिर सकता है, इसको चोट लग सकती है, तो वो 24 घंटे उसका ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन आया कि उसको स्कूल भेजना था। वो 3 साल का हो गया। जब वो पहले दिन स्कूल गया तो माँ भी रो रही थी, बच्चा भी रो रहा था। दोनों इस बात से भयग्रस्त थे कि स्कूल में कुछ दुर्घटना हो गई तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो। उस माँ को डर लग रहा था कि मेरे अपने बच्चे को मैं दूर भेज रही हूँ। और जब तक वो बच्चा छुट्टी से वापस नहीं आया तब तक उसकी माँ परेशान थी। और उस दिन, जिस दिन बच्चा स्कूल गया था और 12:30 बजे बच्चे को स्कूल को वापस आना, 12:15 बजे मेरी पत्नी दरवाजे पे खड़ा होकर उसका इंतजार कर रही थी। और अगर वो 5 मिनट देरी हो जाता तो मेरी पत्नी को चिंता होती कि नहीं होती, बताइए आप। कितनी चिंता होती। क्योंकि उसके मन में ये भाव था कि बच्चे को बाहर, घर के बाहर 3 साल के बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। उसको टॉयलेट मैनर्स भी अच्छी तरह से नहीं आए हैं, किसी बड़े बच्चे ने धक्का दे दिया तो, स्कूल का गेट खुला रह गया, वो सड़क पे आ गया तो, खेलते हुए दुर्घटना हो गई तो, ये सारी आशंकाएं आपके मन के अंदर आ जाएंगी। तो फिर अगर इतना खतरा है स्कूल में, तो आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा क्यों? क्योंकि आपको उसके जीवन की नहीं, उसके सफल जीवन की भी रक्षा करनी है। दो रिस्क होती हैं, आपके जीवन को खतरा, एक सफल जीवन का खतरा। अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, घर में बांध के रखेंगे, तो उसकी दुर्घटना तो नहीं होगी, पर वो जीवन कैसा होगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो आप खतरे में बच्चे को भी डालते हैं, तो पैसा क्या चीज है? आप बताइए, आप बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं कि पैसों को ज्यादा प्यार करते हैं? बच्चे अगर को। आप बच्चे को खतरे में डाल सकते हैं तो पैसा क्या चीज है? इनफैक्ट किसी बड़े मनीषी ने कहा है कि खतरे को कम करने का एक ही तरीका है, खतरे का सामना करना। और अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड, इक्विटी स्कीम्स में पैसा नहीं डालेंगे, तो आपका पैसा कमजोर हो जाएगा, घर में पड़े पड़े कमजोर हो जाएगा महंगाई की वजह से। उसको अगर बचाना है तो निवेश करना है, और निवेश करना है तो इक्विटीज में निवेश करना है, क्योंकि वहीं पर पैसा पड़ता है। थैंक यू सो मच सर, इतना सिंपल तरीके से, इतना इलाबोरेटेड वे में सब कुछ आपने समझाया। सर आजकल ना एक नया कॉन्सेप्ट और चल रहा है फायर का, फाइनेंशियली हम्म। इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। सो लाइक हाउ बिल्कुल। ट्रू इज इट कि वाकई में हम्म। ऐसा हो सकता है कि कोई जल्दी रिटायर कर ले? हम एवरेज एज 60 ईयर्स मानते हैं कि 60 में रिटायर हम्म। करते हैं, तो क्या उससे पहले भी रिटायरमेंट प्लान किया जा सकता है अपना? देखिए, एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊंगा, मुझे बहुत समय बाद समझ में आई है, बहुत बहुत समय बाद समझ में आई है। मेरे दादा दादी को निवेश करने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए बचत ही निवेश थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे दादा जो पैसा कमाते थे, वो या तो चांदी के चंद सिक्के होते थे, और नोट अगर कभी मिला तो वो नोट जो आरबीआई ने बनाया था वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे था। गोल्ड स्टैंडर्ड पे होने का मतलब है कि आरबीआई की इच्छा हो जितना नोट नहीं छाप सकते थे। तो उस जमाने में महंगाई नहीं होती थी। तो मेरे दादा के लिए बचत ही निवेश था। लेकिन जब मेरे पिता कमाने लगे, तब तक गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, चांदी के सिक्के बनने खत्म हो गए, सिर्फ नोट बनते थे, और नोट जितना मर्जी छापे जा सकते हैं। अभी कोविड में कितने सरकारों ने नोट छापे, आपने खबरें पढ़ी होंगी। इससे दुनिया में महंगाई आ गई। पर क्योंकि मेरे दादा निवेश नहीं करते थे, तो मेरे पिता ने निवेश नहीं सीखा। गिरते पड़ते मैंने निवेश सीखा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बच्चा निवेश के बारे में मेरे से ज्यादा जानता है। तो उसको जिस तरह से वो निवेश कर सकता है, वो अवसर मुझे निवेश करने का नहीं मिला। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी चिंता मेरी माँ की, आज मेरी माँ दुनिया में नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता क्या थी? कि मेरे बच्चे की नौकरी कैसे लगेगी। हम मध्यम वर्गीय परिवार की एक ही चिंता होती है हिंदुस्तान में, कि बच्चे की नौकरी लगे। वो हर ईश्वर को जहां जाती थी, जिस मंदिर में जाती, जिस तीर्थ स्थान में जाती थी, वो एक ही बात करती थी, मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना और उसको जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी दिलाना। जब मैं पैदा हुआ उस वक्त मेरे पिता की जो पगार थी वो 150 रुपये या 170 रुपये के आसपास थी। अगर 10% पैसा मेरे पिता मेरे नाम से बचा लेते उस वक्त, मैं 1969 70 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अगर मेरे पिता वो एक 20 रुपया या 15 रुपया बचा लेते और हर साल उसको केवल 10% से बढ़ाते, तो जब मैं नौकरी पे लगा 1992 में, उस वक्त वो पैसा मेरे खाते में करीब 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 2.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता। जो उस वक्त हिंदुस्तान की जो जीडीपी, नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी, वो 14% से बढ़ती थी। और 1992 में इंदिरा विकास पत्र मिलता था जो आपको 15% ब्याज देता था। तो 2.5 लाख रुपए पे 15% के ब्याज के हिसाब से आपको कितना पैसा मिल जाता? करीब करीब आपको मिल जाता 40,000 रुपए के आसपास, 15% के हिसाब से, ठीक है। 40% के, 40,000 के आसपास 2.5 लाख रुपए पे आपको ब्याज मिल जाता। मैं जिस नौकरी पे लगा, मेरी माँ प्रार्थना करती थी ईश्वर से इसको अफसर बनाना। मैं अफसर ही लगा था। आप जानते हैं मेरी पगार कितनी थी? 48,000। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 10% पैसा अगर मेरे पिता बचाते और हर साल उसको बढ़ाते, कंपाउंडिंग की ताकत है ये, तो मेरे माँ को कभी मेरे नौकरी की चिंता की जरूरत नहीं होती। ये बात मुझे अपने बड़े बेटे के समय समझ नहीं आई।
पर मेरे छोटे बेटे के समय समझ में आ गई। अब मैंने छोटे बेटे के नाम पे जब एसआईपी शुरू किए, तो मैं, आप जानती हैं उससे मैंने क्या वादा किया कि जब 25 साल का होगा, तेरे खाते में इतना पैसा होंगे कि तू नौकरी करे ना करे तेरी इच्छा, जो तेरे को इच्छा हो वो तू करना। दूसरी बात कहता हूँ, मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने अभी अभी नौकरी शुरू की है, मैंने उससे एक वादा किया है, बेटा तेरी नौकरी चाहे तू 100 रुपए कमाए, चाहे 1000 रुपए कमाए, चाहे लाख रुपए कमाए, चाहे करोड़ रुपए कमाए, तो उसमें से 30% पैसा मुझे दे दे। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 12% से बढ़ रही है। अगर 12% से ये रिटर्न तेरे को मिलता रहता है, और तेरी तनख्वाह 5-6% से, इतनी ही तनख्वाह बढ़ती है, 5-6% से अगर तेरी तनख्वाह बढ़ती है, तो 14 साल के बाद में जितनी तेरी तनख्वाह 14 साल के बाद होगी, उससे ज्यादा हर साल रिटर्न तेरे को इस बचत से मिल जाएगा। तो 14 साल के बाद तू चाहे तो नौकरी छोड़ सकता है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। जितने भी सुनने वाले लोग हैं जिनको आप बॉस कहते हैं, वो मेरी बात से बुरा मानेंगे, दुनिया में कोई भी बॉस को पसंद नहीं करता है। तो मैंने बेटे को ऐसे ही मोटिवेट किया है कि अगर तू मेरी बात मानेगा तो 14-15 साल में बॉस नाम के व्यक्ति से मुक्त हो जाएगा। फिर तेरे को चाहे नौकरी कर या ना कर, तेरी इच्छा है। तो ये किया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी, और वो अपने थैंक यू फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ढंग से सही से ले पाएंगे। हम लोग सर ऐसे सेशंस और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि यंगस्टर्स को और मुझे अच्छा बाकी। लगा मुक्ता जी, आप मुझे मौका दे रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूं, और यही मेरा काम रह गया है। मैंने काम छोड़ दिया है, मैं नौकरी नहीं करता हूं। मैं बैठ के, मेरा मेरा एम ही यही है कि लोग फाइनेंशियली फ्री हों। इसका रीज़न बताता हूं मैं आपको। इसका रीज़न ये है मुक्ता जी कि आप तब तक खुश नहीं हैं जब तक आप आज़ाद नहीं हैं। इसलिए तो आज़ादी का संघर्ष हमने किया था। तो अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो वो एक ही चीज है जीवन में, आपका एकमात्र लक्ष्य जीवन में होना चाहिए, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना। और इसी मिशन के ऊपर मैं हूं, और आप मुझे मौका दे रही हैं अपनी बात कहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थ प्रज्ञा का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं सर, वी आर ऑब्लाइज्ड कि आप अपना समय देकर हमारे व्यूअर्स को सारी इतनी टेक्निकल चीज़ें इतनी सिंपल तरीके से बता रहे हैं। और हम लोग आगे भी आपके साथ में ऐसे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, ताकि आगे सब यंगस्टर्स को एक हेल्प मिल सके। हम जो भी कर सकते हैं, लाइक दिस इज आर हेल्प टू द सोसाइटी, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है। आप थोड़ा बहुत भी लोगों को बताएंगे, और जिससे वो लोग सही मार्ग पे आ पाएंगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सो थैंक यू। एक्सपीरियंस पक्का जी, एक्सपीरियंस के साथ साथ एक और कहूंगा कि मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी भी लग सकती है। मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आपको अच्छी लग रही हैं। हो सकता है मेरी बात चुभ रही हो, मैं वो कह रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। Yes, truly, sir. Thank you so much for your precious time, sir. We'll meet again. नमस्कार, जय हिंद। Thank you जय so हिंद। much.